आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशो कल्चरल और इन्वायरमेंटल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे भारत में ग्रीन मोबिलिटी, उससे उम्मीदें और इम्कानात की। जी हाँ, ग्रीन मोबिलिटी से हमारा मतलब है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम से कम हो सके, यानी लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जरिया, जिससे हमारी सेहत और एनवायरनमेंट पर खराब असर भी कम पड़े और जो एनर्जी एफिशिएंट भी हो। इसके लिए पूरी दुनिया में कोशिशें हो रही हैं और हमारे देश में भी सरकार ग्रीन मोबिलिटी पर काफ़ी संजीदा है। तो क्या है भारत में ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का पोटेंशियल और कितना ज़रूरी है ग्रीन मोबिलिटी को हमारे लिए अडेप्ट करना? इसके लिए, इसको समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ में फैकल्टी डॉक्टर गोपाल सारंगी, एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर ऑफ एनर्जी देवजीत पालित और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन मोबिलिटी पर। सबसे पहले आपसे प्रोफेसर देवजीत पालित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये ग्रीन मोबिलिटी है क्या? नमस्कार। ग्रीन मोबिलिटी हम उसी को बोलते हैं जहाँ पे जैसे शब्द ग्रीन है, जहाँ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जो पर्यावरण की क्षति ना करे, जो कोई हेल्थ इफेक्ट ना हो, जिसकी चलने से मोबिलिटी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी गाड़ी हो सकता है, कोई भी ट्रक हो सकता है, बस हो सकता है, जो चलाने पे कोई एनवायरनमेंट की क्षति ना हो, सेहत की क्षति ना हो या ओवरऑल किसी चीज़ में उसकी दिक्कत ना हो, उसी को हम ग्रीन मोबिलिटी बोलते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। सबको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, कोई भी पेट्रोल या डीजल कोई भी जलाने से उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि ऊपर जाके जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं। अभी हाल ही में कॉप हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ, वहाँ पे बहुत सारे चर्चाएं हुई कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कम किया जा सकता है। तो एक तो पेट्रोल और डीजल की व्हीकल चलाने से हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होते हैं उससे। दूसरे, उससे पॉल्यूशन भी होता है, जो लोकल लेवल पॉल्यूशन, हर धुआं के साथ पार्टिकुलेट मैटर, जो बहुत ही बारीकी मैटर होता है, उसको पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या 10 बोलते हैं हम, वो भी वहाँ से एग्जॉस्ट पाइप से उसका निकलता है। तो ये दोनों ना हो, उसके कारण से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बिजली से चलता है, बिजली से ऐसे ट्रेन के जैसे बिजली से नहीं, बिजली को हम बैटरी में रखते हैं और बैटरी से फिर वो बिजली जो ट्रैक्शन मोटर के सहित वो गाड़ी चलता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं। या हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, आजकल नया एक टेक्नोलॉजी आया है ग्रीन हाइड्रोजन की। ग्रीन हाइड्रोजन से हम व्हीकल चला सकते हैं, जैसे सीएनजी व्हीकल है वैसे ही सीएनजी के जगह हम ग्रीन हाइड्रोजन दे सकते हैं और उससे गाड़ी चल सकता है जी। तो ये सारे चीज़ों को हम ग्रीन मोबिलिटी से जानते हैं। जी बिल्कुल देवजीत जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आखिर ग्रीन मोबिलिटी क्या है। आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर गोपाल, ग्रीन मोबिलिटी की अगर हम अपने देश में बात करें, हमारी कंट्री में क्या पोटेंशियल है और कितनी ज़रूरत है हमें इसको अडेप्ट करने की? धन्यवाद मैडम, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं उसका एक कंटेक्स्ट, बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि ग्रीन मोबिलिटी का जो चर्चा हो रहा है और ग्रीन मोबिलिटी हम करना चाहते हैं, उसका रीज़न ये है कि इट इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। क्योंकि हम उसका एमिशंस प्रोफाइल अगर देखेंगे, चाहे आप ग्लोबली देखिए, इंडिया में देखिए, ग्लोबली देखेंगे तो आउट ऑफ जो 100% एमिशंस आता है सारे सोर्स से, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसका जो एमिशन है इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1/5। 20% जो एमिशंस आता है ग्लोबली वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। सो व्हिच इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपका जो आप एविएशन बोल दीजिए, शिपिंग बोलिए, आप मोटराइज्ड व्हीकल्स बोलिए, नॉन मोटराइज्ड बोलिए, सब मिलाकर ऐसे एमिशंस आते हैं। इंडिया में भी लगभग आसपास है 12 to 14% जो एमिशन CO2 है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। तो ये जो एमिशंस है उसका इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है उसको आंख में रखकर, उसको सामने रखकर ये हमने ग्रीन मोबिलिटी की बात आज कर रहे हैं। एंड कंट्री के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कि हमने भी नेट जीरो जो गोल सेट किया हुआ है कंट्री 2070 का, ये गोल को अचीव करने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको हमको ग्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप्स है कि ग्रीनिंग कैसे किया जाए।
और जब ग्रीन मोबिलिटी, जैसे प्रोफेसर पालित ने बताया कि ग्रीन मोबिलिटी का जब हम बात करते हैं, सो दैट एक्चुअली इंक्लूड्स ए रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। सो जैसे हमने बिहेवियरल चेंजेस की बात करते हैं, जैसे वॉकिंग करना है, ज़्यादा वॉकिंग करने के लिए आपका सेहत भी अच्छा रहेगा और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। साइकिलिंग करना है, वो भी इम्पोर्टेंट इशू है। आपने मोटराइज्ड जो व्हीकल्स उसको अपने कन्वर्ट कर रहे हैं, आईसी व्हीकल से लेकर आप जा रहे हैं ईवी को जा रहे हैं, आपने ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए भी उसका चेंजेस भी हो रहा है। तो एंड देन एविएशन में हमने चेंज करें कि कैसे हमने ब्लेंडिंग लाए। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच एक्चुअली काइंड ऑफ कंसिस्ट ऑफ द ग्रीन मोबिलिटी। सो ग्रीन मोबिलिटी में काफ़ी सारे एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स लाया जा रहा है ग्लोबल स्केल में, कंट्री लेवल में। हमारे इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं। सुनील गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, उनसे समझते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑटोमोबाइल, अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ग्रीन फ्यूल होना चाहिए, लेकिन अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो बहुत चेंजेस, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन हम बात करें सुनील जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कहाँ से कहाँ तक अभी तक हम सफ़र तय कर चुके हैं। धन्यवाद नीता जी। मैं इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सबको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा। देखिए 1860 में आईसी इंजन, जिसको इंटरनल कंबस्टन इंजन कहते हैं, उसका आविष्कार किया गया था। उसके अंदर पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के फ्यूल, या आप तरह कह सकते हैं कि वो इस्तेमाल किए जाते थे पावर जनरेट करने के लिए। और उससे हमारा आगे इंडस्ट्रियल एरा, यानी कि इंडस्ट्रियल युग शुरू हुआ और मानवता की प्रोग्रेस, जो तरक्की है, बहुत तेज़ी से हुई। तो मैं आपको इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ कि आईसी इंजन हमारे मानवता की प्रोग्रेस के लिए सबसे बड़ा आविष्कार था। लेकिन जैसे जैसे हम तरक्की करते चले गए, उसके साथ साथ हमने अपने लिए प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर ली। अब उस आईसी इंजन के अंदर जो फ्यूल हम जला रहे हैं, वो फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और विभिन्न तरह के ऐसे पार्टिकुलेट्स लेके आता है जो कि मानव के खुद की सस्टेनेबिलिटी, यानी लिवेबल रहने के लिए इस प्लेनेट पे वो हार्मफुल है। जैसे जैसे हम तरक्की करते गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता गया, हमने कारें बना ली, 2 व्हीलर बना लिए, 3 व्हीलर बना लिए, बसेस, ट्रक सब बनाए, सब में आईसी इंजन लगता है जी। आज हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि इन जितनी भी गैसेस का उत्सर्जन होता है, उनकी वजह से हमारा इस प्लेनेट पे रहना ही मुश्किल हो रहा है। वो ही एक सवालिया निशान में आ गया है। इन गैसेस की वजह से हमारे पूरी धरती जो प्लेनेट है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से, हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 डिग्री से भी ना बढ़े जी। पर अगर 1 डिग्री से भी बढ़ गया तो हमारे जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वो सारे, चाहे आप मुंबई कह लीजिए, न्यूयॉर्क है, हांगकांग है, जितने भी तटीय शहर हैं वो सारे पानी में मग्न हो सकते हैं। क्योंकि उन गैसेस की वजह से हमारे जो पृथ्वी है, जो प्लैनेट है हमारा, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लेशियर, जो कि हमारे साफ पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, वो सब पिघल रहे हैं जी। उनके पिघलने से समुद्र तल का जो लेवल है, जो वो बढ़ रहा है जी। उसके बढ़ने से ये जो तटीय जो हमारे शहर हैं, मेरे को लगता है, मैं ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूँ, हो सकता है आज से 100 सालों में मुंबई एक हिस्ट्री हो जाए। मतलब जिस तरह से हम तेजी से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, जितनी तेजी से हम गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, अगर इस पे कोई रोकथाम नहीं लगाई गई और इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया और उस समाधान के ऊपर कोई, अगर हमने
एक्शन नहीं लिया। समाधान तो निकाले हैं लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई इतना कॉन्क्रीट एफर्ट्स नहीं हुए, उस दिशा में एफर्ट्स नहीं हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं होंगे तो ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने एक कंसर्न बताया कि क्या है, क्यों ज़रूरी है ग्रीन मोबिलिटी, और क्योंकि 30% ऑफ जो ग्लोबल वार्मिंग है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है या CO2 एमिशन है, ये ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है। और इसको इसलिए ग्रीन मोबिलिटी कहें या फिर ग्रीन ट्रांसपोर्ट या सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये है। यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर देबजीत पालेत जी कि आप जैसे बता रहे थे कि हमारी ज़रूरतें जो हैं वो दूसरे मुल्क की ज़रूरतों से अलग हैं, तो हमको जो इनिशिएटिव्स देने हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, वो अलग होंगे? जी, पहले तो मैं ये डिस्टिंग्विश कर देता हूँ कि हमारी ज़रूरतें क्यों अलग है। जी, तो जैसे कि हमारे वक्ताओं ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है और इससे बहुत पानी के स्तर ऊपर आ सकता है, और उसके कारण से हमें ग्रीन मोबिलिटी में शिफ्ट होना चाहिए ताकि वो सारे गैसेस, हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर पे ना जाए, और इस टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक सके। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, बट हमारे लिए ग्रीन मोबिलिटी इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम तो ये सबके लिए प्रॉब्लम है, चाहे वो US के लिए हो, चाहे यूरोप के लिए हो, चाहे हमारे इंडिया के लिए हो। बट हमारे यहाँ पे आज जो हम दिल्ली में देख रहे हैं कि पॉल्यूशन की स्तर इतना बढ़ चुका है, और उसकी एक बड़ा वजह है कि इसके वेहिकुलर पॉल्यूशन, जो व्हीकल से, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, उससे ये पॉल्यूशन हो रहा है। साथ में ठंड में ये जो फॉग आ रहा है, उस फॉग के साथ इस पॉल्यूशन को मिक्स होकर एक खतरनाक सब्सटेंस स्मॉग बनता है। बिल्कुल। आप जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं या ग्रीन मोबिलिटी की बात कर रहे हैं या साइकिल चलाए हम एज ए ग्रीन मोबिलिटी, तो ये एग्जॉस्ट पाइप से ये पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी जब घर पे हम यूज़ करते हैं कोई धुआं नहीं निकलता। आप मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। अगर आप गैस जलाते हैं घर पे, LPG से आप कुकिंग कर रहे हो तो वहाँ से धुआं निकलता है, लेकिन आप अगर इंडक्शन कुक स्टोव से कुक करें या माइक्रोवेव ओवन से कुकिंग कर रहे हैं, वहाँ कोई धुआं नहीं निकलता। सिमिलरली गाड़ी चलाते समय भी इलेक्ट्रिसिटी से अगर गाड़ी चलाए, जो कि बैटरी में मौजूद रहता है और वहाँ से उसको ड्राइव करता है, तो कोई धुआं नहीं निकलता। तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के दिन पे, लॉन्ग टर्म में ग्लोबल एमिशन इज़ ए प्रॉब्लम, बट शॉर्ट टर्म में हमारे लिए दिल्ली जैसे सिटी के लिए ग्रीन मोबिलिटी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ताकि वो लोकल पॉल्यूशन को भी कम कर सके। जी बिल्कुल। तो जैसे कि प्रोफेसर देबजीत कह रहे हैं कि हमारे कंसर्न्स लोकल भी हैं, ग्लोबल कंसर्न्स तो हैं, और व्हीकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर डॉक्टर गोपाल जानना चाहें कि किस तरह के एक्शंस लिए गए हैं ग्रीन मोबिलिटी को लेकर के, जो लोकल पोल्यूशन, व्हीकल से पोल्यूशन हो रहा है, उसको कम करने के लिए, वो आपसे समझना चाहेंगे। हमारे अगर पॉलिसी लेवल में एक्शंस देखेंगे, कंट्री लेवल में वी हैव बीन वेरी प्रोएक्टिव। एक तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया हुआ है। उसके साथ सारे स्टेट्स में भी इनिशिएटिव्स लिया हुआ है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जैसे आपके 30+ स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आ चुका है, एंड ईच पॉलिसीज में काफ़ी सारे इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स है, और सारे स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए हैं दे आर प्राइमरली मीन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द इंटायर सप्लाई चेन। एक तो ये है। दूसरा, हमने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम देखेंगे, हमने अभी नहीं 10 साल ऑलमोस्ट हो गया, फेम 1 स्कीम जो था हमारा 2015 में शुरू किया, फेम 2 2019 में हुआ है। अभी हमारा जो PM ड्राइव ई ड्राइव स्कीम है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किया हुआ है PM ई ड्राइव। सो दैट ऑल्सो इज ट्राइंग 100 बिलियन इंडियन रुपीज़ उसमें एलोकेट किया गया बजट में, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के लिए, ट्रक्स के लिए, एंड आपका एम्बुलेंसेस के लिए। ये काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिया गया है। नॉट ओनली दैट, हमने अलग सेगमेंट पे भी, आप ई मोबिलिटी का बात को छोड़कर भी हमने ग्रीन मोबिलिटी का जब बात करेंगे, वाइडर स्पेस में देखेंगे, अलग सेगमेंट में, जैसे एविएशन में भी हमारा प्लान है कि ब्लेंडिंग किया जाएगा फ्यूल में। एविएशन सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये है, क्योंकि एविएशन में एमिशंस को एट्रीब्यूट करना, सपोज एक फ़्लाइट यहाँ से दिल्ली से लंदन गया, तो वहाँ से जो एमिशंस आया कौन सा कंट्री को जाएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए ग्लोबल कंटेक्स्ट में उसका एमिशंस का
कैप्चर करने के लिए अलग मैकेनिज्म है, कोर्सिया मैकेनिज्म उसको बोलते हैं। बट हमारे एंड से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जारी रखा है। जैसे हमने ब्लेंडिंग का प्लान किया गया है, 2025 से हमने ब्लेंडिंग करेंगे। टारगेट इज टू इंक्रीज द ब्लेंडिंग अप टू 2030 एंड देन उसके बाद भी आगे पॉलिसीज रहेगा। तो एविएशन सेक्टर में भी हमने किए हुए हैं। हमने जैसे बिहेवियरल चेंजेस का बात हमने पहले कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइफ मिशन करके लाया है कि एवरीबॉडी हैज़ टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। जैसे प्रोफेसर पालित ने बताया और इवन सुनील जी ने बताया कि दोनों में जो प्रॉब्लम्स ये है कि एक पूरा सिस्टमिक अप्रोच लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक सेगमेंट में अप्रोच ले लेंगे तो दूसरा सेगमेंट ठीक हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है। और अगर पिसमिल में देखें किसी टैक्स रिलेटेड, जैसे रोड टैक्स में काफ़ी स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट में रोड टैक्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फ्री है, एग्जम्प्टेड है। फील गुड फैक्टर, जैसे आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया, आपको ग्रीन जो मिलता है नंबर प्लेट, सो ग्रीन नंबर प्लेट, दैट्स काइंड ऑफ फील गुड फैक्टर। आपको लगा नहीं नहीं मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट। तो काफ़ी सारे रोड टैक्सेस एग्जम्प्ट किया गया है। आपको कंसेशनल ग्रांट मिलता है, सब्सिडी दिया जाता है, कैपिटल बेनिफिट्स जो है प्रोडक्शन जो कर रहे हैं ईवी मैन्युफैक्चरर्स उनको दिया जा रहा है। PLI स्कीम गवर्नमेंट का है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। सो ए रेंज ऑफ इनिशिएटिव्स टेकन, बहुत सब्सिडी से लेकर आपका फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परचेज सब्सिडीज, काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। एंड ये होप किया जाता है कि जितने सारे बेनिफिट्स है ये सारे हमारे जो प्लान्स एंड प्रोग्राम्स है उसको आगे लेके जाएगा। बिल्कुल। तो आपने बताया कि गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं ग्रीन मोबिलिटी को लेकर। यहाँ पर सुनील जी आपसे समझना चाहेंगे, आप ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, तो इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं, या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ग्रीन मोबिलिटी को ध्यान में रख के? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किस तरह की हैं इस इंडस्ट्री को लेकर के? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है टू स्विच, मतलब आईसी इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट करने में। हमारे पास जो ऑन रिकॉर्ड डेटा है, 2011 से हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल होना शुरू हुआ हमारे देश में। और सरकार ने बड़ी प्रोएक्टिवली जो फेम स्कीम, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, 2015 में शुरू की थी। उसके बाद 2019 में उसको फर्दर 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, और अभी 2024 के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम भी बनाई है। इसके तहत जो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 3 व्हीलर हो, और बैटरी बनाने वाले हों, और जो और कंपोनेंट बनाने वाले हैं, इस पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट जो है प्रमोशनल बेनिफिट्स दे रही है, चाहे वो PLI हो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हो, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने भी कहा अभी। तो इसमें काफ़ी पैसा दिया जा रहा है प्रोत्साहित करने के लिए इंडस्ट्री को। तो लेकिन ये जो 4 व्हीलर इंडस्ट्री है, मतलब 4 व्हीलर इंडस्ट्री को डायरेक्ट स्कीम में ना रख के सरकार इसको GST में कंसेशन दे रही है। आप रजिस्ट्रेशन में इसमें काफ़ी मदद हो रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, वो भी इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए अपने लेवल पर, मतलब अपने स्टेट लेवल पे भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे आप 3 व्हीलर में देखेंगे, दिल्ली जैसे शहर में इतना रजिस्ट्रेशन अभी CNG ऑटोज़ का नहीं है जितना कि ई-रिक्शा का है जी। और इस ई-रिक्शा से जो हमारे निचले स्तर के जो हमारे हैं देशवासी, उनको भी काफ़ी अच्छा रोज़गार मिल रहा है। तो इस तरह से गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी सपोर्ट है इस पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट करने में, मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल। सुनील जी, आपने बताया कि किस तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, और किस तरह का इम्पैक्ट या चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, और डिटेल में आपसे समझेंगे। यहाँ पर आपसे प्रोफेसर दिव्यजीत जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन कम करने की, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं, सेहत पर, एनवायरनमेंट पर ख़राब असर कम पड़े। क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास इस सब को अचीव करने के लिए?
ऑप्शंस हमारे पास मोस्टली तो ज़्यादातर प्रमोशन इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो रहे हैं, बट मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जैसे मेरे पूर्व वक्ता प्रोफेसर सारंगी ने बताया कि बिहेवियरल चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर शिफ्ट ना भी करें तब भी हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर हम साइकिल यूज़ करें, अगर हम अपनी व्हीकल में एक ही जन ऑफिस जाए उससे अच्छा अगर हम बाकी आउट 2-3-4 लोगों को ले अपने व्हीकल में, जो शेयरिंग की है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए फ़र्क पड़ेगा कि अगर मैं अपना गाड़ी खुद लेके ऑफिस जा रहा हूँ तो उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है या पार्टिकुलेट मैटर एमिशन हो रहा है, अगर उसमें 4 लोगों को लेके जाएंगे तो ये डिवाइड ऑन ए पर कैपिटा बेसिस 4 लोगों में हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 4 व्हीकल्स गोइंग ऑन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही व्हीकल जाए तो उससे काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। लगभग 50% रिडक्शन तो उसी से हो जाएगा आपकी जो पार्टिकुलेट एमिशन या जो भी बोले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर एंड मोर यूज़ करें। ज़्यादातर स्टेट में आज मेट्रो की गवर्नमेंट की स्टेप्स ले रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी हो। ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि मेट्रो इलेक्ट्रिक से चलती है और मेट्रो आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो में सफ़र करेंगे तो उससे भी पॉल्यूशन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा। तो ये सारे चीज़, अगर ये एक पर्टिकुलर मॉडल से चलने वाला नहीं है, हमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन यूज़ करने पड़ेंगे जहाँ पे जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा फिजिबल लगे, कॉम्पिटिटिव हो, प्राइस कॉम्पिटिटिव हो या यूज़फुल हो, हमें उसी ऑप्शन को आगे बढ़ाना चाहिए उस जगह में। जी बिल्कुल। तो आप बात लगातार ये कह रहे हैं प्रोफेसर देबजीत की इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, मिलकर एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, तभी ये अचीव किया जा सकता है। यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर गोपाल, आप एक एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं, अगर हम बात करें कि ऑप्शंस की बात करें कि हमारे पास क्या ऑप्शंस है, अगर हम ग्रीन फ्यूल की बात करें, कैसे एनर्जी एफिशिएंट हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन, क्या ऑप्शंस है? ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसीलिए है कि हमारे जैसे प्रोफेसर पालित ने बताया और सुनील जी भी बताया अभी कि हमारे पास जो ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस को हम अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उसमें ई व्हीकल एक है, बट हमने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अलग एफर्ट्स लिए हुए हैं। एक एग्जांपल ये है, जैसे हमने भारत एमिशन स्टेजेस पर्टिकुलर फॉर व्हीकल्स, गाड़ी के लिए हमने भारत एमिशन स्टेजेस भी डेवलप किए हुए हैं। हमारा अभी जो प्रेजेंट स्टेज है BSVI 6 स्टेज चल रहा है। ये बेसिकली दिखता है कि आपने जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसका एफिशिएंसी कितना है, ताकि ना फ्यूल का भी कंजम्पशन कम हो जाए और एवरी लीटर ऑफ फ्यूल आप जो यूज़ कर रहे हैं या केजी ऑफ फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं उसका एमिशन कोएफिशिएंट है, तो एमिशंस कम हो जाएंगे, लोकल पोल्यूशंस भी कम हो जाएंगे, जैसे प्रोफेसर पालित ने बताया। तो ये एक ऑप्शन भी है, हमने ये ऑप्शन भी चल रहा है। क्यों इसीलिए चल रहा है कि हमारा जो टारगेट है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का टारगेट है, उसको पूरे करने के लिए हमें टाइम लगेगा और हमारा नेट जीरो टारगेट भी 2070 है। तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, दोनों को हमने एक्चुअली आंख सामने रखकर ये सारे प्लान्स लिए हुए। पब्लिक जैसे अभी जो प्लान आया है PM E-ड्राइव का जो प्लान आया है अभी, इसमें ज़्यादा फोकस पब्लिक व्हीकल्स को दिया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को दिया गया है। इसीलिए जैसे प्रोफेसर पालित अभी बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसलिए दिया गया है कि लोग चाहे इंडिविजुअल व्हीकल्स शिफ्ट करें, ताकि ना नंबर ऑफ व्हीकल्स जो जा रहा है उसका जो नंबर से कम हो जाएगा, एमिशंस भी कम हो जाएगा और इसका काफ़ी सारे को बेनिफिट्स है। मतलब हम तो डायरेक्ट बेनिफिट्स एमिशन से पोल्यूशंस का है, काफ़ी सारे को बेनिफिट्स है। जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स अगर रास्ते में कम हो जाएगी, जैसे इंडिया जैसे सिटीज़ में, तो आपका कंजेशंस भी कम हो जाएगा। दूसरा हेल्थ इम्पैक्ट जो है उसका काफ़ी है, बिकॉज हेल्थ इम्पैक्ट जो है वो अगर नंबर ऑफ व्हीकल्स कम हो जाए और व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए, आपका फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स बढ़ जाए, उसका हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी रहेगा लोगों के ऊपर। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट को बेनिफिट्स उसमें निकल के आ रहा है। दूसरा, अगर आपने शिफ्ट किया इलेक्ट्रिक व्हीकल को, आपने रिन्यूएबल एनर्जी लगाया, सोलार लगाए, विंड लगाए, आपने बायोमास लगाया, तो उसमें क्या है कि उसका जो एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट्स है इनडायरेक्टली, उसमें भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। तो हमारे जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस इंडिविजुअली नहीं जा रहा है, सारे ऑप्शंस का को बेनिफिट्स है, उसका पूरा एस्टिमेशन किया जा रहा है। उसका बैकवर्ड, हम जो बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कि फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है, उसको देखकर सारे ऑप्शंस को चूज किया जा रहा है। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है और सारे ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप बात कर रहे हैं सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की, उसमें सोलर एनर्जी भी है, हाइड्रोजन है, साथ में E20 है, आपने कहा इथेनॉल ब्लेंडिंग है। ये सब आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास? ब्लेंडिंग का
जी। सो ब्लेंडिंग का हमने जो कर रहे हैं अभी, कि जैसे हमने व्हीकल में हमारा टारगेट है कि ब्लेंडिंग 10% 20% ग्रेजुअली किया जाए, तो ये एक ऑप्शन है। बेसिकली आप बोल सकते फ्यूल का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज हो रहा है। जी। सो ये ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जैसे बताया। उसको छोड़ के एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो मैं बताया कि भारत स्टेज 4 से स्टेज 6 को हम जा रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली फ्यूल का एफिशिएंसी को बढ़ाना है। सो वो भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास। तो ये मिलजुल कर सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल साथ साथ काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है, सारे ऑप्शंस को मिलकर आगे हमें लेके जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सुनील जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि जो हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, जो हम फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिकली अचीवेबल है या कितना अचीव कर पाए हैं, क्या कुछ किया जाना बाकी है? देखिए, अल्टरनेट फ्यूल्स पे जो सबसे पहले काम शुरू हुआ, जैसे मैंने बताया 1860 में आईसी इंजन आया, उसमें पेट्रोल और डीजल लगभग हम 130 साल इस्तेमाल करते रहे। अर्ली 1990s में हमने पहली बार कमर्शियली सीएनजी इस्तेमाल की जी। दिल्ली में। अभी जो पॉल्यूशन है वो ज्वलन समस्या है दिल्ली के अंदर, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में आज लगभग 34-35 साल हो गए हैं। अभी भी हम इस दिशा में अग्रसर हैं और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा। अब इसके साथ ऑटोमोबाइल में टेक्नोलॉजी में और भी अपग्रेडेशन हो रहा है। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा भारत स्टेज 6 और ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल। भारत स्टेज 6 क्या है? इसमें टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की गई है। जो उसमें फ्यूल इस्तेमाल होता है वो मैक्सिमम बर्न होके निकलता है, और जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेस, हार्मफुल गैसेस का उत्सर्जन है, उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, उससे कम से कम होता है। लेकिन उसके लिए हमारे सामने चैलेंजेस ये हैं कि क्या हमारे पास उस क्वालिटी के फ्यूल उपलब्ध हैं। हमारे जो पेट्रोल पंप या डीजल पंप्स पे जो फ्यूल मिलते हैं उसमें अभी हमारी सरकार ने काफ़ी सपोर्ट किया है। जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, उससे जो कंपोजिशन है फ्यूल का वो बदल जाएगा। और सरकार हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल निर्माता हैं उनको भी कह रही हैं कि जो हम फ्यूल मार्केट में लाने वाले हैं आप उसके मुताबिक टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करिए। सो एक बहुत ही सामंजस्य बनाया जा रहा है, समन्वय की स्थिति आ रही है इसमें। तो इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर को और सरकार, इन दोनों को काफ़ी एक दूसरे के साथ मिलजुल के अगर चलेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य हमारा उज्जवल रहेगा। जी बिल्कुल। तो ये एक ट्रांजिशन फेज़ है, जैसे कि हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि E20 है, एथेनॉल ब्लेंडिंग है, हाइड्रोजन है, फ्लेक्स फ्यूल है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जब तक कि पूरी तरह से ना हो जाए तब तक ये एक ट्रांजिशन फेज़ है। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी प्रोफेसर देवाजीत कि अगर हम गांव देहात की बात करें तो वहाँ पर किस तरह के ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किया जा सकते हैं। गांव में अगर स्पेसिफिकली देखें तो आज के दिन पे तो जो कन्वेंशनल व्हीकल्स है जो आईसी इंजन के डिपेंडेंट है उसी से चल रहा है। लेकिन एक यहाँ पे मैं एक बात रखना चाहूँगा कि जो बायोफ्यूल जिसको बोलते हैं या ब्लेंडिंग E20 फ्यूल जिसमें बायोफ्यूल या इथेनॉल यूज़ होता है, जैसे प्रोफेसर सरांगी ने अभी बताया, इसे एक एडिशनल को बेनिफिट है कि ये इथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो गांव के जो फार्मर्स है वही उनकी जो भी एग्रीकल्चरल रेसिड्यू जो कि वीट कल्टीवेशन हो चाहे शुगर केन हो, उससे जो वेस्ट मटेरियल है उससे बनेगा। उससे ये एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम गांव में फार्मर्स के लिए हो जाएगा, ताकि ग्रामीण इकोनॉमी जो है, रूरल इकोनॉमी, जो रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की बात होते रहता है बीच बीच में, तो ये एक उस डिस्ट्रेस को भी कम करने के लिए बहुत सहायक होगा। तो एक तो इसकी बेनिफिट है कि पॉल्यूशन कम होगा, साथ में गांव की लोकल लोगों की इनकम भी बढ़ेगा जी। एंड इसी तरीके से गांव में अगर ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गांव में डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज है, ये हमें
इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे जाके गांव में भी आजकल बैटरी रहित व्हीकल चलाना शुरू हो गया है, 3 व्हीलर स्पेशली। अगर हम 3 व्हीलर की बात करें तो बहुत चलता है, अगर 2 व्हीलर की बात करें तो वो भी गांव में आजकल आना शुरू हो गया है। आगे जाके ये बायोफ्यूल बेस्ड व्हीकल भी गांव में मुझे लगता है कि, क्योंकि सेम आईसी इंजन में हम बायोफ्यूल यूज़ कर सकते हैं। बायोगैस जैसे आप बता रहे थे। नहीं, बायोफ्यूल जो इथेनॉल वगैरह। और थर्डली और एक चीज़ जो आने वाला है, अभी उसकी एक्सपेरिमेंट्स या पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे हम सीएनजी व्हीकल की बात कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ सीएनजी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस यूज़ करके भी हो सकता है गाड़ी चलाया जा सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस चल रहे हैं और ये सारा चीज़ रूरल इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा इन ए पॉजिटिव वे जी। तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रमोट होंगे तो गांव में डेफिनेटली उसकी एक प्रभाव आएगा और अच्छा एक ग्रोथ रहेगा गांव में भी। जी बिल्कुल। तो लगातार इनिशिएटिव्स सरकार ले रही है और इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। यहाँ पर डॉक्टर गोपाल आपसे समझना चाहेंगे किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं? राह इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल, चैलेंजेस तो बहुत है हमारे सामने और चैलेंजेस आगे भी रहेगा, बट जो इनिशिएटिव लाया जा रहा है उसकी वजह से चैलेंजेस भी धीरे धीरे एड्रेस हो रहा है। बट मैं कुछ जो चैलेंजेस है वो डिफरेंट स्केल में है। जैसे एक इम्पोर्टेंट चैलेंजेस आ रहा है बिकॉज आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बैटरी के थ्रू में रन होगा और बैटरी जो है वो बेसिकली डिपेंडेंट है कुछ स्पेसिफिक मेटल्स को, जिसको हम क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। जैसे आपका हो गया लिथियम या कोबाल्ट या निकेल। प्रॉब्लम इंडिया के लिए ये है कि हमारा कंट्री में ये जो कोबाल्ट है या लिथियम है या निकेल है, इसका रिजर्व बहुत ज़्यादा नहीं है। और डेटा जो रिसेंट डेटा आया है वो डेटा इंडिकेट करता है कि वर्ल्ड ओवर में 60% जो लिथियम है सो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज हुआ है। 30% जो कोबाल्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ है। 20% का जो निकेल है वो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हुआ है। और ये सारे जो रिजर्व्स हमारे कंट्री में बहुत कम है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। इंडिया बहुत सारे एफर्ट्स ले रहा है, कॉन्सोर्टियम बना रहा है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, यूएसए के साथ है, अफ्रीकन कंट्रीज है, इवन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स किया जा रहा है कि कैसे क्रिटिकल मिनरल्स जो अलग कंट्री में है उसको सोर्स किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज हमारे लिए ये भी है कि हम लोग सपोज जैसे प्रोफेसर पालित ने बताया कि एक तो बेनिफिट है, हमने लोकल पॉल्यूशंस को एड्रेस कर रहे हैं और ग्लोबल एमिशंस को एड्रेस करने के लिए हमें एक्चुअली जो सोर्स ऑफ एनर्जी को, जो जैसे आपने मैडम बताया, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स चाहिए। अगर हमने एनर्जी सोर्स को ना चेंज करके ओनली जो एग्जिस्टिंग ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंट हो तो उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वुड ब्रिंग इन एडिशनल लोड। जी। और वो क्या करेगा, यहाँ पे आपने क्या किया, बेसिकली उसको बोलते हैं रीलोकेशन ऑफ पॉल्यूशन आपने, या रीलोकेशन ऑफ एमिशंस प्राइमरीली। तो आपने यहाँ तो ग्रीन कर दिया, बट आपने अगर ज़्यादा प्रेशर ग्रिड के ऊपर डाल दिया तो ग्रिड विल गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल या अदर सोर्सेस, तो अलग कहीं पे अपने एमिशंस ज़्यादा कर रहे हैं। जी। तो ये एक बड़ा दूसरा बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है जैसे चार्जिंग स्टेशन का। हमने उसको एक लोगों के अंदर एक अप्रीहेंशन है, डर है कि रेंज एंग्जाइटी जिसको बोलते हैं, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके निकल गया तो कितना किलोमीटर में जाऊँगा। तो इसलिए उसका चार्जिंग स्टेशन कितना दूर में एक होना चाहिए उसका कोई अभी तक प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज बट प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं है। और चार्जिंग स्टेशन के लिए आपको लैंड चाहिए। जैसे सिटीज, हम मेगा सिटीज है, हमारा दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, ऑल दीज, वहाँ पे लैंड का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। सो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिया गया कि एग्जिस्टिंग सीएनजी या पेट्रोल पंप्स जहाँ पे वहाँ पे दे आर स्टार्टिंग विथ द चार्जिंग स्टेशंस। और फोर्थ चैलेंज मैं बोलना चाहता हूँ जो प्रोफेसर पालित अभी बताया कि रूरल एरिया में, सपोज रूरल एरिया में आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई इतना कंटिन्यूस नहीं है, रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम है। वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएंगे तो डेफिनेटली लोगों के अंदर अप्रेंशन रहेगा, अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो दो व्हीकल रखना मुश्किल है। सो काफ़ी सारे चैलेंजेस तो है ही, बट हमने उसको धीरे धीरे एड्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो तमाम चैलेंजेस हैं, राह इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे सुनील जी, जब भी हम ग्रीन मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ई मोबिलिटी की, ई व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी चैलेंजेस तमाम हैं जैसा कि अभी डॉक्टर सारंगी ने बताया है। तो क्या हमारे पास और ऑप्शंस हैं जिन पर कि हम रिलाई कर सकते हैं? देखिए, ये कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से ये समस्या हल होने वाली नहीं है। देखिए, आप आईसी इंजन लेते हैं तो उसका भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं, मतलब उसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ नुकसान हैं। इसी तरह से आप सीएनजी अगर लेते हैं तो उसके भी
और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अगर आप जाएंगे तो हर टेक्नोलॉजी के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर हमें इसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेसिस पे देखना है तो हमें एक, चाहे आप हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी ले लीजिए, तो अगर हमें इसे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, अगर उसके साथ इसको लेके चलना है तो हमें एक बहुत ही ऊपर से एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेसिस पे हो और बहुत सारे आयाम को साथ लेके चलना होगा और चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा। जी जी बिल्कुल। तो आपने कहा लॉन्ग टर्म हमको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। प्रोफेसर देवजीत, आपको क्या वे फॉरवर्ड दिखाई देता है? क्या आपको दिखाई देता है कि अगर हम ई मोबिलिटी की बात करें तो वो भी एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन नहीं है, आपको क्या लगता है? जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इज़ वेरी एसेंशियल। इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बेसिकली हमें ये देखना है कि हमारे जो भी मोटर व्हीकल चलाते हैं या जो भी ट्रांसपोर्टेशन के हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे मोटर व्हीकल हो, चाहे टू व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो, उससे पॉल्यूशन, लोकल पॉल्यूशन कितने कम हो सकते हैं और ग्लोबल एमिशन जैसे CO2 या अदर ग्रीन हाउस गैसेज है उसकी एमिशन कैसे कम किया जा सकता है। तो हमारी टारगेट है एमिशन को कम करना, चाहे वो लोकल हो चाहे वो ग्लोबल हो, ना कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। जी। तो एज लॉन्ग एज हम ये अचीव कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हम सही दिशा पे जा रहे हैं। एक सेकंड पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारे देश पे हम पॉलिसी बहुत बनाते हैं, लेकिन पॉलिसी बनने से ही सारे सॉल्यूशन नहीं हो सकते। पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करना उतना ही ज़रूरत है जितना पॉलिसी बनाना। तो क्योंकि देश फेडरल स्ट्रक्चर की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कुछ पॉलिसी ले आए, चाहे वो फेम स्कीम हो, चाहे वो PM E-ड्राइव स्कीम हो। लेकिन जैसे अभी प्रोफेसर सारंगी ने इशू रेज किया कि चार्जिंग स्टेशन इतने नहीं है। अब मैं एक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सारे हाउसिंग सोसाइटी में चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। जितने भी नए हाउसिंग सोसाइटी बन रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए अगर फैसिलिटी रहेगा तो लोगों की एंग्जाइटी, रेंज एंग्जाइटी कम हो जाएगा, चार्जिंग कहाँ करेंगे उसकी एंग्जाइटी कम हो जाएगा, तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे। लेकिन आज भी अगर आप देखें जितने भी हाउसिंग सोसाइटी बन रहे, कितने हाउसिंग सोसाइटी में फ्रॉम डिज़ाइन स्टेज, हाउसिंग सोसाइटी की जब डिज़ाइन हो रहा है, उसकी प्लानिंग हो रहा है, वहीं से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन उस हाउसिंग सोसाइटी में लगाने के लिए क्या कर रहे हैं। नोएडा, गुड़गांव, ये सारे जितने भी हाउसिंग सोसाइटी है, ये सब में मुझे नहीं लगता किसी एक दो इक्के दुक्के चार्जिंग सोसाइटी में हो सकता है चार्जिंग स्टेशन हो, लेकिन मास स्केल में मुझे नहीं लगता इतने चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं। जी। तो जो सोसाइटी में रहते हैं उनके लिए सब्सिडी में व्हीकल लेना ज़रूरत नहीं है, उनके पास पैसे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए, लेकिन चार्ज कहाँ कराएंगे, ये एक एंग्जाइटी है। अगर हाउसिंग सोसाइटी में लग जाते चार्जिंग स्टेशन तो म्यूनिसिपैलिटी को, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जब पॉलिसी आया, क्या म्यूनिसिपैलिटी को जो हाउसिंग सोसाइटी की प्लान अप्रूव करता है ट्रेनिंग दिया गया है, सेंसिटाइज किया गया है कि ये कितने इंपॉर्टेंट है? अगर नहीं किया गया तो करना चाहिए ताकि हाउसिंग सोसाइटीज़ में ऐसे चार्जिंग स्टेशन लग जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं जो कि चैलेंजेस हैं और जिस चैलेंजेस को हम आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि एक है कि जब सिर्फ पॉलिसी बनाने तक हम रुक ना जाए, उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो भी इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स है उसको भी हम दूर करें। जी बिल्कुल। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन ट्रांजिशन फेज़ है, धीरे धीरे इनको ओवरकम भी किया जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर सारंगी, आपसे समझना चाहेंगे, आपने बहुत सारे चैलेंजेस बताए, लेकिन क्या वे फॉरवर्ड, क्या सोल्यूशन आपको नज़र आता है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सोल्यूशन तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, तो डिफरेंट रेंजेस का है। जैसे मैं पहला सोल्यूशन हमारे लिए ये है कि जागरूकता करना, अवेयरनेस क्रिएशन करना है। सबको जागरूकता जो होना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, पॉलिसी लेवल में भी करना है, जो मैन्युफैक्चरर से, प्रोडक्ट डेवलपर से, लोगों में जो यूज़ कर रहे हैं, सबको ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि इस तरह से समस्या है और इस तरह से हमारा सोल्यूशन है, तो हमको किस दूर पर्सनली हम कैसे उसको आगे लेके जाएं। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि बिहेवियरल चेंजेस, जिसके भी हमने लाइफ मिशन जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किए हुए हैं
सो बिहेवियरल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आपने वॉकिंग, हमने तुरंत क्या करते हैं, कुछ कहीं पे जाना है गाड़ी निकल के चले जाते हैं, सो उसको हमने कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या नहीं एक्चुअली वॉकिंग कर सकते हैं या साइकिलिंग कर सकते हैं, या हमने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पॉसिबल है। ऑफ कोर्स तीसरा जो चैलेंज है ये बिहेवियरल चेंजेस के साथ कनेक्टेड है। बिहेवियरल चेंजेस सिंपली करने में नहीं होगा। सो जैसे वॉकिंग करने के लिए आपको पेडेस्ट्रियन वॉकिंग पाथ चाहिए, साइकिलिंग करने के लिए साइकिलिंग का पाथ चाहिए। सो जो पॉलिसीज़ है, जैसे प्रोफेसर पालित ने बताया, जो पॉलिसीज़ है, हमारा पॉलिसीज़ है, उसको लेकिन ग्राउंड ट्रूथिंग करना है, इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सब एक्टिविटीज लाना चाहिए। दूसरा हमने जैसे बोला कि मेन इंपॉर्टेंट, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्टेक्स्ट में आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे आपका ग्रिड का जो एनर्जी कंपोजिशन उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ा लिया और ग्रिड का कंपोजिशन जो है 70% उसके फसिल से आ रहा है, तो ये ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा। तो हमको साइमल्टेनियसली बैलेंस अप्रोच लेना चाहिए, बिकॉज ये जो ट्रांजिशन है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट आर एक्चुअली मैरिंग विथ ईच अदर। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट दोनों से मिल रहा है। तो जैसे जैसे हमने ट्रांसपोर्ट को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर भी ऐसे ऐसे चेंज करना चाहिए, बैलेंस अप्रोच आना चाहिए। तीसरा जो है हमारा जो सोल्यूशन है कि हमने सिटीज़ को देख रहे हैं। ये डिस्कशन भी कॉफ में 29 में हो रहा था। तो सिटीज़ कैन नॉट स्टैंड ऑल अलोन। सिटीज़ को देखने के लिए हमको रूरल एरियाज भी देखना पड़ेगा, पेरीफेरीज को देखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अगर चेंजेस ला रहे हैं तो हमने साइमल्टेनियसली पेरीफेरल एरियाज में, रूरल एरियाज में भी चेंजेस लाना पड़ेगा, तभी एक सिस्टमिक चेंज हो पाएगा। जैसे प्रोफेसर पालित भी बताया, इंटीग्रेटेड चेंजेस हो पाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन से, पॉलिसी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट हमको और उसको एक्सेलरेशन करना है। और हर जैसे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, एनर्जी हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल रेगुलेशंस में ला सकते हैं। सो सारे पॉलिटिकल लेवल में एक विलिंगनेस होना चाहिए और लोगों में चेंजेस आना चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स भी चेंजेस करना चाहिए। और एक बड़ा जो चैलेंज है हमारा, बिकॉज सारे इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। सो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है, सो दे हैव टू प्रोएक्टिवली एंगेज। और हमने जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स का बात बोलेंगे, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स आर नॉट एलोन। सपोज प्राइवेट इन्वेस्टर्स लोन लेना चाहते हैं, डेट फाइनेंसिंग करना चाहते हैं, सो बैंक्स ऑल्सो विल कम फॉरवर्ड। सो इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस जो है जो धीरे धीरे हो रहा है। तो इस सारे जो सोल्यूशन से ये स्टैगर्ड वे में है, तो सारे सॉल्यूशंस मिलकर प्राइमरीली ला सकते हैं। मल्टीपल चेंजेस जो है वो बड़ा चेंजेस आ सकता है उसके थ्रू में। जी बिल्कुल। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन साथ ही एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आम आदमी को भी आगे आने की ज़रूरत है। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को भी कंट्रीब्यूट करने की बात हो रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, इस पूरे सिस्टम में जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो हमारे सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों के मुताबिक ही काम करेंगे। जहाँ तक टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन का सवाल है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स है, ग्रीन हाइड्रोजन है, तो वो अपने लेवल पे उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं सिस्टम को। सीएनजी का इस्तेमाल के लिए बेटर एफिशिएंट इंजन लेके आ रहे हैं। टू व्हीलर जैसे है, टू व्हीलर में आईसी इंजन जो कि पोल्यूशन का बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, जो क्योंकि उसमें 2 स्ट्रोक इंजन होता है। तो पूरा इंडस्ट्री नाउ वो शिफ्ट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की तरफ। अगर आप हमारे सेल्स के आंकड़े देखें पूरे देश में, तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है नंबर्स में। और प्राइवेट सेक्टर कर रहा है अपने लेवल पे, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा दिशा निर्देश जो हैं वो सरकार से आने चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट पे हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे हो। उनकी तरफ से दिशा निर्देशों पे ये, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं समझता हूँ एक अपने आप में एक बहुत अहम मुद्दा है जिसमें मानवता का सर्वाइवल, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा रोल नहीं प्ले कर सकता, जहाँ तक मैं समझता हूँ।
जी, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सबको साथ आने की ज़रूरत है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, चाहे सरकार पॉलिसीज़ बना ले या इनिशिएटिव्स ले ले, लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें, मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात करें, सबको साथ आने की ज़रूरत है। यहाँ पर अब आपसे प्रोफेसर देवजीत एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं ग्रीन मोबिलिटी की, आप क्या कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे? मुझे लगता है कि हम सही दिशा पे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्कीम उन्होंने लॉन्च किया है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने भी स्कीम लॉन्च किया इलेक्ट्रिक व्हीकल के। बियॉन्ड द सिटी ऑल्सो, जो मैंने पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस अभी मुहैया किया जा रहा है। एक बात मैं कंक्लूडिंग में एक रेफरेंस देना चाहूँगा, और लोगों को जान के ये बहुत सरप्राइज फील होगा कि जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ब्लूप्रिंट बन रहा था, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ब्लूप्रिंट बनाया था 1943 में। उसमें एक वन ऑफ द एनर्जी सोर्स ही मेंशन्ड इज़ अल्कोहल, दैट इज़ बायोफ्यूल, जो कि आज हमें बहुत रिलेवेंस के साथ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए बहुत रिलेवेंट बन गया है। सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम ये देखते हैं कि हम बहुत पहले से इसमें एक्चुअली काम शुरू कर दिया है इंडिया ने, भारत ने, और जो कि आज ग्लोबल दुनिया में जो ग्लोबल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसमें कंधे से कंधे मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस बारे में कि अगले कुछ सालों में बहुत एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलेगा और बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होंगे बियॉन्ड द आईसी इंजिन्स, जो कि और प्राइसेस भी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो लोग मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल या अदर ग्रीन मोबिलिटी ऑप्शंस अडॉप्ट करेंगे अपने। जी बिल्कुल। आपसे डॉक्टर गोपाल एक कंक्लूडिंग रिमार्क ग्रीन मोबिलिटी पर। बिल्कुल, जैसे प्रोफेसर पालित ने बताया, अभी हमने एक्चुअली एक सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं और सारे सिस्टम में जो एलिमेंट्स है वो चेंज हो रहा है, तो और सारे पॉजिटिवली चेंज हो रहे हैं। जैसे आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग का बोले तो इसका बैकवर्ड लिंकेज जैसे एग्रीकल्चर में है वो भी चेंज हो रहा है। सो हमने जैसे आप बताया सिटीज पेरिफेरल रूरल एरिया वो भी कनेक्टेड है। तो हमने हमारे जो सारे पॉलिसीज सेंट्रल लेवल में बोलिए या स्टेट लेवल में बोलिए, पॉलिसीज आर इन प्लेस, इम्प्लीमेंटेशन इज हैपनिंग। सो जो सिस्टम से सारे उसको इफेक्टिवली कनेक्ट करना है, और जैसे मैंने पहले बताया अवेयरनेस क्रिएट करना है, बिहेवियरल चेंजेस करना है, एंड जो रिसोर्सेस है उसको कनेक्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सारे चेंजेस जो है पॉजिटिव चेंजेस है, एंड दे आर इन लाइन विथ व्हाट इज द थिंकिंग हैपनिंग इन द ग्लोबल लेवल। सो दैट्स द कंक्लूजन दैट विल से। जी बिल्कुल। सुनील जी, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क ग्रीन मोबिलिटी पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज्वलन मुद्दा है जिसको हमें बहुत वार फुटिंग पे एड्रेस करना चाहिए। अगर हम सारे सिस्टम को मतलब इसमें सरकार या प्राइवेट सेक्टर अलग अलग ना करके एक कोहेसिव अप्रोच रहे और इस पूरे मुद्दे को हर आम जनता का मुद्दा बनाया जाए, उसको सेंसिटाइज किया जाए, उनको बताया जाए, चाहे वो बिहेवियरल चेंजेस हों, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हों, चाहे फ्यूल लेवल पे चेंजेस हों, ये सारे एक पूरा इसको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके साथ अगर हम चलेंगे तो हम आगे आने वाले 20-30 सालों में या 40 सालों में जो हमारा नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। जी बिल्कुल। आप तीनों ने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी जानकारी हमें दी, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे तीनों गेस्ट यहाँ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे ग्रीन मोबिलिटी पर, और तीनों का कहना है कि ये एक इंटीग्रेटेड, एक कोहेसिव अप्रोच की यहाँ पर ज़रूरत है। सरकार तमाम इनिशिएटिव्स ले रही है, तमाम पॉलिसीज़ बना रही है, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, आम आदमी को भी आगे आना होगा। मैन्युफैक्चरर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सबको एक साथ मिलकर आगे आना होगा, तभी जो ग्रीन मोबिलिटी को या सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को अचीव किया जा सकता है। हमारी आज की इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।